हेलो एवरीवन, आज है हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो का डे 2। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जीपी। हमने डे 1 पे पढ़ा था एपी का कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे डे 2 में जीपी का कॉन्सेप्ट। तो जीपी क्या होती है? जीपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें जो कांस्टेंट रेशियो होता है फिक्स होता है। मतलब जो रेशियो होता है आगे वाली टर्म का और पीछे वाली टर्म को अगर हम डिवाइड करें तो जो डिवाइड करके हमारे पास आता है नंबर वो फिक्स होता है। तो जीपी क्या होती है? जीपी एक सीक्वेंस होती है। जीपी इज अ सीक्वेंस। ठीक है, और पैटर्न कौन सा फॉलो करेगी कि जो हमारी आगे वाली टर्म है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो क्या ये सीक्वेंस, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो क्या ये सीक्वेंस जीपी है? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप ये मान लो हमारी फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। कितना आ रहा है रेशो? 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे वाली टर्म को डिवाइड करेंगे पीछे वाली टर्म से। इसका मतलब 8/4। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है रेशो? 2 आ रहा है। ऐसे ही आगे करेंगे हम A4/A3। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कांस्टेंट रेशियो है यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसमें है ये ऐसी सीक्वेंस है जो जीपी में है। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब एपी में तो क्या था, डिफरेंस सेम था, और जीपी में क्या है, रेशियो सेम होगा यहाँ पर। अब इसको, इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है? फर्स्ट टर्म हमने मान ली ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। एनथ टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1 अप टू सो ऑन। ये जो है ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये हमारी nth टर्म है। इसका मतलब जो जनरल टर्म होगी यहाँ पर, जो जनरल टर्म होगी, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1 होगी यहाँ पर ये जनरल टर्म। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हो रेशो फिक्स है यहाँ पर। ए आर को मैं डिवाइड करूंगी ए से तो आर बचेगा, ए आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए आर से तो भी आर बचेगा। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट रेशियो है वो क्या है, आर है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है, लास्ट टर्म ए एन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए आर n-1। ठीक है, जैसे मुझे मान लो फिफ्थ टर्म लिखनी हो तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए आर पावर एक कम करनी है, जैसे n है तो n-1 है, तो 5 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब है हमारे पास, अगर हमें kth टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, अगर हमें kth टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए आर, मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल, तो ए आर n- की ये जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी kth टर्म हो जाएगी लास्ट से। अब है हमारे पास सम। ठीक है, तो जो सम होता है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स, Sn, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, r के ऊपर। अगर हमारा रेशो 1 से बड़ा है, अगर हमारा रेशो 1 से बड़ा है तो सम क्या हो जाएगा, a r⁻n-1 r-1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, a बाय में r-1। ठीक है, और जो a r n है ये किसके इक्वल है हमारा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r टाइम्स nth टर्म माइनस a बाय में r-1। ये कैसे आया, देखो आप, क्योंकि जो nth टर्म है वो क्या होती है, ए आर n-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, r की पावर n है, यानी एक r एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस ए r⁻n को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए r⁻n-1 मल्टीप्लाई में r, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए n मल्टीप्लाई में r। इसलिए हमने क्या किया, जो ए r⁻n था इसको हम क्या लिख सकते हैं, r टाइम्स nth टर्म। अगर ऐसा लिखा आता तो वो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वो nth टर्म का, n टर्म्स का सम दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो एक बार दोबारा करते हैं इस चीज को। तो जो सम है n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स
वो किस पे डिपेंड करता है, आर के ऊपर। अगर आर हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारा जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर एस टू पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, ए 1 माइनस आर एस टू पावर एन 1 माइनस आर। याद रखना बिल्कुल आसान है, अगर आर बड़ा है तो उसमें से एक घटेगा, अगर आर 1 से बड़ा है तो 1 माइनस कर देंगे, और अगर आर 1 से छोटा है तो 1 में से आर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर जो आर है हमारा वो 1 के इक्वल हो जाता है तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, एन टाइम्स ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर है ये था फाइनाइट टर्म्स का सम, फाइनाइट टर्म्स का सम। अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो वो किसके इक्वल होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, जहां पे जो आर है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। उसके बाद जो आता है हमारा कॉन्सेप्ट वो है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम वहां एपी में अर्थमेटिक मीन पढ़कर आए हैं, ऐसे क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी एन ज्योमेट्रिक मीन, इफ ए जी बी आर इन जीपी, अगर मान लो ये जीपी के अंदर है तो जो बीच वाली टर्म है जी, वो क्या हो जाती है, हमारी ज्योमेट्रिक मीन हो जाती है, ठीक है। और जी की वैल्यू कैसे दी जाएगी, जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और उसकी पावर 1/2, ठीक है। अगर हमारे पास अभी तो 3 टर्म्स थी, अगर हमारे पास n टर्म्स हैं, इफ A1 A2 A3 अप टू सोन n टर्म्स है, और इन सब का हमें क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 अप टू सोन मल्टीप्लाई में AN होल रेज टू पावर 1/n। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल पावर लेनी है। अगर हमें इसी का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता, जो हमने कल पढ़ा था, डे 1 क्लास में पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आप कंपेयर कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई करना है और पावर रेज करनी है रेसिप्रोकल में, और अर्थमेटिक मीन में क्या करना है, हमें सभी टर्म्स को ऐड करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से। ऐसे ही अगर मैं दो नंबर्स के बीच में ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दूं, G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एन GMs, ये जो हमने एन GM यहाँ पर एन ज्योमेट्रिक मीन जो इंसर्ट किए हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई, और पावर जो लेनी है वो आपने लेनी है n/2। ऐसा ही फॉर्मूला हमने एपी के लिए भी पढ़ा था, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप सभी को। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है हमारी कि अगर जीपी है कोई, अगर हमें कोई जीपी दे रखी है और मैं इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ किसी नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, तो वो भी क्या रहती है, जीपी में रहती है। मैंने ले लिया, मान लो ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है, ये हमने ले लिया जीपी में, ये A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये हमने मान लिया ये जीपी है। तो मैंने क्या कहा है कि मान लो कोई k एक नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं हर टर्म के साथ, तो ये भी क्या रहेगी, जीपी रहेगी। ऐसे ही मैं डिवाइड करवा दूं इसको हर टर्म से, हर टर्म को इसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें तो भी ये क्या रहेगी, जीपी रहेगी। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे फॉलो नहीं होता, और डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे मान लो रेशियो आपका आर था, तो यहाँ पे भी रेशियो आर रहेगा, यहाँ पे भी रेशियो आर रहेगा, ठीक है। और एपी में क्या था, एपी में
हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सेम था वो भी क्या रहती है, एपी ही रहती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो k टाइम्स d बन जाएगा, और डिवीजन में जो कॉमन डिफरेंस है वो d बाय k बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि अगर हम इस जीपी की हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो भी क्या रहेगी, जीपी रहेगी। 1/a1, 1/a2 अप टू सो ऑन 1/an, तो ये भी क्या रहेगी, जीपी रहेगी। ऐसे ही अगर हम इन सभी टर्म्स के साथ लॉग अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ a1, log ऑफ a2 अप टू सो ऑन log ऑफ an। हाँ, log भी कब अप्लाई करोगे, जब सारे टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि log नेगेटिव टर्म्स के लिए डिफाइन नहीं होता। तो ये जो सीक्वेंस बनती है ये बन जाती है एपी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर सारे टर्म्स जीपी में है तो ये जो log वाली सीक्वेंस बनती है वो क्या बनती है, एपी में बनती है। ठीक है, उसके बाद में है कि अगर इफ each term of GP be raised to the same power then resultant is also in GP। समझ में आया ये वाली प्रॉपर्टी। इसने क्या कहा है कि अगर हम जीपी की हर टर्म को रेज करते हैं सेम पावर से, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनती है वो भी क्या होती है, हमारी जीपी होती है। जैसे मान लो ऊपर हमारी ये जो a1 है, a2 है, a3 अप टू सोन an, ये मान लो जीपी है। अगर मैंने इनको सेम पावर से रेज कर दिया, मैंने k पावर से रेज कर दिया, a1 पावर k, a2 पावर k, a3 पावर k, an पावर k, तो ये भी क्या रहेगी, हमारी जीपी ही रहेगी। अब मान लो आपके पास दो जीपी हैं, एक जीपी है a1, a2, a3 अप टू सोन, और जो दूसरी है वो है b1, b2, b3 अप टू सोन। मान लो ये दो जीपी हैं। ठीक है, तो इन जीपी की मल्टीप्लिकेशन और इन जीपीज की डिवीजन, तो वो भी क्या रहेगी हमारी, मान लो an bn है यहाँ पर, तो ये भी क्या रहेगी, जीपी रही थे मल्टीप्लिकेशन। ऐसे अगर मैं दो जीपीज को डिवाइड करती हूँ कोरस्पॉन्डिंग टर्म से, तो ये भी क्या रहेगी, हमारी जीपी ही रहेगी। अब एक प्रॉपर्टी और है कि मान लो a1, a2, a3 अप टू सोन an, ये एपी में है, ध्यान रखना ये एपी में है। ठीक है, कोई हमने नंबर ले लिया x जो 0 से बड़ा है। ठीक है, कोई भी हमने नंबर ले लिया x जो 0 से बड़ा है, और ये जो हमने ये लिया ना a1, a2, a3, ये भी सब क्या होने चाहिए, आपके 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए और 0 भी नहीं होने चाहिए। और हमने एक नंबर ले लिया x जो 0 से बड़ा है, और मैं इस x की पावर ये रेज कर दूं, x की पावर a1, x की पावर a2, x की पावर a3, x की पावर an। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बनती है वो क्या बन जाती है, जीपी बन जाती है। समझ में आया। जीपी एपी में क्या बताया यहाँ पे हमने कि अगर एपी में है और एपी के टर्म्स को एज अ पावर रेज किया जाए किसी कांस्टेंट नंबर जो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो वो जीपी बन जाता है। और एक हमने ऐसे ही पढ़ा था लॉग के अंदर कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे जीपी के अंदर है और अगर मैं वहां पर लॉगरिथम अप्लाई कर दूं हर टर्म के साथ, तो वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। अब उसके बाद है कि अगर मैंने कहा कि सपोज करने आपको 3 नंबर जो जीपी के अंदर है, तो 3 टर्म्स जो जीपी में है, तो हम कौन सी लेट करते हैं उन टर्म्स को, हम मान लेते हैं a बाय आर, ए आर। ठीक है, अगर हमें 4 टर्म्स सपोज करनी है, 4 टर्म्स सपोज करनी है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर क्यूब। और अगर हमें 5 टर्म्स सपोज करनी है, तो हम क्या सपोज करेंगे, a बाय आर स्क्वेयर, a बाय आर, ए आर स्क्वेयर। फिर एक प्रॉपर्टी और है हमारी, जैसे हमने वहां एपी में पढ़ी थी, सेम वैसे ही है वो प्रॉपर्टी।
तो वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A1, A2, A3 अप टू सोन AN, उससे पहले AN-1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये GP है, ठीक है, तो अगर मैं A1 की मल्टीप्लाई करूं AN के साथ, ये किसके इक्वल होगा, किसी नंबर के इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और सेम A2 की मल्टीप्लाई A2 की मल्टीप्लाई करें AN-1th टर्म के साथ, या फिर मैं A3 की मल्टीप्लाई करूं A⁻n-2 के साथ, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। मतलब अगर हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ली है तो लास्ट से भी फर्स्ट टर्म लेनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी। ऐसे अगर मैं स्टार्टिंग सेकंड टर्म ले रही हूँ तो लास्ट से भी सेकंड टर्म ले रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये सभी क्या होंगे, आपके इक्वल आएंगे, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास रिजल्ट हैं। वो रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर हमें n नेचुरल नंबर का सम करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू सोन n नंबर ले लिया हमने, ठीक है। तो इनका जो सम है, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू सोन n, जैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये होगा किसके इक्वल, n + 1/2। ऐसे ही अगर हमें n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम करना है, मतलब 1² + 3² + 4² + अप टू सोन n², इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन n² से। समेशन का मतलब होता है सम, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो सम है ये किसके इक्वल होता है, n + 1 2n + 1/6। ऐसे अगर हमें क्यूब्स का करना हो एडिशन, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू सोन n³, ठीक है। समेशन n³ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके इक्वल होता है, n + 1/2 पूरे का स्क्वायर, मतलब जो नेचुरल नंबर का सम था उसका स्क्वायर करना है हमने यहाँ पर। अब हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो चुका है और हम एपी भी कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डे 3rd। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।